स्पीड ऑफ ग्रेविटी जानने के लिए हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जिसमें ग्रेविटेशनल वेव्स और लाइट दोनों निकलते हों। कोलाइडिंग न्यूट्रॉन स्टार्स, जिन्हें लाइगो ने 2017 में डिटेक्ट किया, इस सॉल्यूशन का हिस्सा हैं। उस टक्कर में रोशनी की चमक के साथ साथ ग्रेविटेशनल वेव्स भी निकली थीं। पर यूनिवर्स ने छोटा सा बदलाव किया। लाइट सिग्नल ग्रेविटेशनल वेव सिग्नल के 1.7 सेकंड बाद आया। क्या इसका मतलब ग्रेविटेशनल वेव्स की स्पीड लाइट की स्पीड से थोड़ी ज्यादा है? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था ग्रेविटेशनल वेव स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है। तो क्या होता अगर उनकी ये बात गलत होती? पता है, सुनने में ये अजीब लगती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैं गलत हो जाऊं। पर अगर आइंस्टाइन गलत थे तो वो एक बात है, पर अब बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें फिजिक्स को बदलना होगा। उससे पहले हमें न्यूट्रॉन स्टार कोलिशन साइट को ध्यान से देखना होगा। वो गैस और डस्ट से घिरा हुआ है। लाइट फोटॉन्स नाम के पार्टिकल्स से बनी होती है जो किसी ऑब्स्टेकल से टकराने पर बिखर जाते हैं। और ग्रेविटेशनल वेव्स किसी भी चीज के आर पार हो सकती हैं। वो चीजों के आर पार ऐसे होती हैं जैसे वो वहां पर है ही नहीं। वही लाइट किसी भी चीज के सामने आ जाने पर अपनी रफ्तार को खो देगी और ग्रेविटेशनल वेव सिग्नल के मुकाबले तुरंत उसके आर पार नहीं हो पाएगी। टक्कर से बने मलबे से ग्रेविटेशनल वेव्स को लाइट से आगे बढ़ने का मौका मिल गया। तो ग्रेविटेशनल वेव्स और लाइट असल में एक ही स्पीड से ट्रैवल करती हैं। आइंस्टाइन सही थे। इस एक इवेंट ने बाकी थियोरीज ऑफ ग्रेविटी को हटा दिया जो आइंस्टाइन की थियोरी से कंपीट कर रही थी। वो चीजें जिन पर लोग अपनी पूरी जिंदगी काम कर रहे थे, वो एक ही झटके में चली गई। ग्रेविटेशनल वेव्स की वजह से डार्क एनर्जी ही हमारा बेस्ट एक्सप्लेनेशन है कि क्यों यूनिवर्स का एक्सपेंशन बढ़ता जा रहा है। शायद डार्क एनर्जी वैसी नहीं है जैसी हमें लगती है, और हो सकता है कि आने वाले समय में या कुछ सालों में हमें इसके बारे में पता लग जाए। ग्रेविटेशनल वेव्स यूनिवर्स को समझने के हमारे प्रयास में एक बहुत ही बड़ा कदम है, और इससे मेरा मतलब है हर चीज। इनसे हम स्पेस, टाइम, मैटर, डार्क एनर्जी सब समझ सकते हैं। हमारे पास यूनिवर्स का बिल्कुल नया नजरिया है। अब एस्ट्रोनॉमर्स ग्रेविटेशनल वेव्स की मदद से दूसरी मिस्ट्री को सुलझाना चाहते हैं। जब सुपरमैसिव ब्लैक होल्स टकराते हैं तब क्या होता है? हमने 2015 में पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया, और तब से उनसे हमें यूनिवर्स के कोलाइडिंग ब्लैक होल्स का पता चलता रहा है। लाइगो के शुरू होने से पहले हमने कभी ब्लैक होल कोलिजन्स डायरेक्टली नहीं देखे थे, पर अब अपनी ऑब्जर्वेटरीज में हम उन्हें साफ तौर पर होते हुए देख सकते हैं। हमें ग्रेविटेशनल वेव्स लाइगो एक्सपेरिमेंट में अब लगातार दिख रही हैं। और लाइगो ब्लैक होल्स की ग्रेविटेशनल वेव्स को यूनिवर्स के बहुत छोटे पैमाने पर सुन रहा है। जब हम यूनिवर्स में मौजूद ब्लैक होल्स को देखते हैं तो उनमें से छोटे वालों का वजन सन के मुकाबले 10 या 30 गुना के आसपास होगा, जबकि बड़े ब्लैक होल्स का वजन हमारे सन से 1 लाख या अरब गुना के बराबर होगा। ये सुपरमैसिव ब्लैक होल्स गैलेक्सीज के सेंटर में मौजूद रहते हैं। जब गैलेक्सीज मर्ज होती हैं, तब सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को भी मर्ज होना चाहिए। पर भले ही गैलेक्सीज यूनिवर्स में टकराती हैं, फिर भी दो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का टकराव कभी देखने को नहीं मिलता, क्योंकि उनकी ऑर्बिटल एनर्जी पास आने और मर्ज होने के लिए बहुत ज्यादा है। उस ऑर्बिटल एनर्जी को निकलना चाहिए, इसीलिए सुपरमैसिव ब्लैक होल्स इन स्टार्स को बाहर निकाल देते हैं जो गैलेक्सीज के कोर में होते हैं। पर जब वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और स्टार्स नहीं बचते, तब वो दोनों एक दूसरे के साथ में मर्ज नहीं हो पाते।
तो प्रॉब्लम यह है कि वो उस गैप को कम करके आखिर कैसे आपस में टकरा जाते हैं। सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के मर्ज होने को उनके ग्रेविटेशनल वेव सिग्नल से ही समझा जा सकता है। दो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के मर्ज होने से ग्रेविटेशनल वेव्स का एक ऐसा बर्स्ट हुआ होगा जो स्टेलर मास ब्लैक होल मर्जर से लाखों गुना ज्यादा पावरफुल था। पर लाइगो को कानो कान खबर नहीं हुई। लाइगो से सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के मर्जर को डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम यह है कि उसमें टाइम का डिफरेंस बहुत है। एक वेव, क्योंकि ये बहुत धीरे धीरे चलती है, यहाँ तक आने में 10 साल लगा सकती है, बस एक वेव। कई दशकों तक एक ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करने के लिए एक ऐसे एक्सपेरिमेंट की जरूरत है जो उतने समय तक स्टेबल रहे। अर्थक्वेक्स के वाइब्रेशंस, ट्रैफिक और मौसम की वजह से लाइगो के लिए एक वेव को 1 दशक तक सुन पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पर ग्रेविटेशनल वेव्स को सुपरमैसिव ब्लैक होल से एक और तरीके से डिटेक्ट किया जा सकता है, एक अनोखे डेथ स्टार के इस्तेमाल से, जिसका नाम है पल्सर। एक पल्सर एक तरह का न्यूट्रॉन स्टार होता है जो तेजी से घूमता है और उसकी एक रेडिएशन की बीम होती है जो आसमान में चौड़े सर्कल्स बनाती है, और जब वो सर्कल अर्थ के पास आ जाता है तब हमें उसका सिग्नल रिसीव होता है और हमें रेडिएशन की पल्स मिलती है जो पल्सार से आती है। पल्सार से यूनिवर्स की एज को जाना जा सकता है, पर ग्रेविटेशनल वेव से वो बदल सकते हैं। अगर हम ये देखें कि एक पल्सर की फ्रीक्वेंसी साल दर साल धीरे धीरे बदल रही है, तो 10 साल या उसके बाद क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे और पल्सर के बीच का स्पेस भी बदल गया हो? दर्जनों पल्सार्स को मॉनिटर करते हुए कियारा मिंगरेली और एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम ने एक गैलेक्सी साइज्ड ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर बनाया है जिसका नाम है पल्सर टाइमिंग अरे। अगर आप कई सालों तक अराइवल टाइम्स में चेंजेस को देखें तो ये एक सुनामी वार्निंग सिस्टम की तरह आपको एक ग्रेविटेशनल वेव के बारे में अलर्ट करता है। 12 साल बाद टीम ने पल्सर्स की संख्या में भी यही बदलाव देखा। पल्सर्स एक दूसरे से हजारों लाइट ईयर्स की दूरी पर होते हैं। अगर इस बारे में सोचें तो ऐसा सिग्नल बनाना मुश्किल है जो सभी पल्सर्स में सेम हो। ये एक कॉमन सिग्नल होगा जो किसी ग्रेविटेशनल वेव इवेंट से आ रहा होगा। जिस सिग्नल को टीम ने डिटेक्ट किया वो बस 2 सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के टकराने से नहीं बना। ये सबूत है कि ग्रेविटेशनल वेव्स उन सैकड़ों सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के पेयर्स से बनी हैं जो मर्जिंग के अलग अलग स्टेजेस पर हैं। इन इंडिविजुअल बाइनरी सिस्टम्स को मर्ज होने में बहुत वक्त लगता है। ऐसा हो सकता है कि अगर लाखों नहीं तो हजारों सिग्नल्स एक साथ एमिट होते होंगे, सभी एक साथ। वो एक ग्रेविटेशनल बैकग्राउंड बनाते हैं जिसके पहले सिग्नल्स अब हमें दिखने शुरू हुए हैं। एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है कि ये ग्रेविटेशनल वेव बैकग्राउंड हमारे यूनिवर्स को फिल करता है। अगर टीम द्वारा डिटेक्ट किया गया सिग्नल कंफर्म हो जाए तो ये सबूत है कि सुपरमैसिव ब्लैक होल्स मर्ज होते हैं। उसके बाद हमें ये देखना होगा कि क्या होता है। 2 सुपरमैसिव ब्लैक होल्स को मर्ज होते हुए देखना एक सपने जैसा होगा। उससे ग्रेविटेशनल वेव्स निकलेंगी और उन पर टेलीस्कोप पॉइंट करना और उनकी फिजिक्स को समझना कमाल का होगा। ग्रेविटेशनल वेव्स हमें कॉस्मोस की अंदरूनी जानकारी देती हैं। वो हमारे यूनिवर्स के दूर दराज के कोनों में जाती हैं। और अब एस्ट्रोनॉमर्स ग्रेविटेशनल वेव्स की मदद से अतीत में देख रहे हैं। उसकी मदद से हम अपने बिग बैंग के शुरुआती पलों को देख सकते हैं।